हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, इस वीडियो में मैं यूपी पीसीएस मेंस के बारे में बात करना हूँ। 2024 के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका यूपी पीसीएस प्री हुआ, मेंस की तैयारी वो कर रहे हैं। एक क्लियर का डायरेक्शन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या चीज़ें किस डायरेक्शन में करनी है, कैसे क्या करना है। शेयर करने की कोशिश करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, बेसिकली 10 पॉइंटर है जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इनसे कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका पर्सनली मेरे पास मैसेज आया था और उनका प्री अच्छे नंबर से क्लियर हो रहा है और आराम से उन्हें पता है कि अब उन्हें मेंस में इस बार हर हालत में पूरे एफर्ट्स पुट करने हैं, सो दैट इसी बार उनका वो निकल जाए, क्लियर हो जाए। मैं पर्सनली तो शेयर नहीं कर पाया, बट मैंने सोचा कि वीडियो बना करके शेयर कर देता हूँ, सो दैट जिसका भी प्री क्लियर हुआ है तो उसको ये वीडियो से हेल्प मिल जाएगी और वो चीज़ें बेटर वे में कर पाएगा। तो चलो बात करते हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपको पेपर फिनिश करना आना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आपके बेसिकली 4 जीएस के पेपर हैं, 2 यूपी स्पेशल के पेपर हैं, उसके बाद में 1 हिंदी का पेपर है और 1 एसए का पेपर है। किसी भी पेपर में जीएस के जिसमें 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपका मेंस में सिलेक्शन तभी होगा, मतलब 99.9% मान के चलो, आपका पेपर सिलेक्शन तभी होगा मेंस में जब आपने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर आपने 2 क्वेश्चन किसी भी पेपर में छोड़ दिए, किसी में 1 छोड़ दिया, किसी में 2 छोड़ दिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आप गांठ बांध लो, ठीक है? कोई जादू हो जाए, मिरेकल हो जाए, कोई मैजिक हो जाए, बात अलग है, वरना पेपर आपको कंप्लीट करना आना चाहिए। पेपर कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रैक्टिस कर रखी हो। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि प्रॉपर जब आप 3 घंटे बैठ करके एक पेपर लिखोगे और दिन में ये काम आप 2 बार करोगे, 3-3 घंटे, 6 घंटे लिखने की प्रैक्टिस होगी, तभी आप वहाँ पर एग्ज़ाम वाले दिन 6 घंटे बैठ करके लिख पाओगे, उस प्रेशर की कंडीशन में, उस माहौल में जहाँ पर इतना ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर जो आपको पेपर जो लिखने होंगे वो आपको अपनी नॉलेज के बेसिस पे लिखने होंगे। देखो, प्री में क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर आपको दिया रहता है 4 ऑप्शन में, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना, तो वो काम आता है। लेकिन मेंस में आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको पूरा आंसर लिखना है 125 शब्दों में, 200 शब्दों में। तो वहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि आप आंसर आइडेंटिफाई कर पाओ। जो आपने नॉलेज आपके पास होगी उसी से आपको आंसर लिखना है। तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच सोच के लिखने का समय नहीं होता है। सोच सोच के लिखोगे तो आंसर आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए इतनी प्रैक्टिस आपने पहले से कर रखी हो 3-3 घंटे बैठ करके लिख के एक पेपर को, कि आप जब वहाँ एग्जाम में बैठो तो आप 20 क्वेश्चन को टाइमली मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कर पाओ। तो पहला आपका जो गोल है, जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या करना है वाली जो चीज़ें होती है ना, कि कौन सी चीज़ करनी है, तो पहली चीज़ ये है कि पेपर कंप्लीट करना आना चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आंसर राइटिंग, ठीक है? अब जो आंसर राइटिंग है उसको लेकर के एक बहुत बड़ा मिथ होता है कैंडिडेट्स के दिमाग में, एक मिसकॉन्सेप्शन भी होता है, उसको ध्यान रखना। आंसर राइटिंग पहले दिन से नहीं की जाती है। आंसर राइटिंग की जाती है जब आपको कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग हो, जब आपकी समझ विकसित हो रखी हो, आपके पास जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें जो सब हेडिंग्स वगैरह हैं, टॉपिक्स वगैरह हैं, उनके बारे में जब आपको नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि इसमें मुझे क्या लिखना है, तब आप लिखना शुरू करते हो। तो पहले आप नॉलेज बिल्ड करो, पहले आप कंटेंट बिल्ड करो, पहले आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो चीज़ों की। जैसे पेपर 1 है, पेपर 2 है, यानी कि जीएस 1 है, जीएस 2 है, जीएस 3 है, जीएस 4 है, यूपी स्पेशल के 2 पेपर हैं, एसए है। तो इनमें पहले आप पढ़ो, तो पहले आपको पता तो हो कि मुझे किसी टॉपिक के ऊपर क्या लिखना है, क्वेश्चन में लिखना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर लिखने की बारी आती है। अब इसके लिए क्या होता है कि पहले जैसे आपने किसी क्वेश्चन को, जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, पहले आपने उसको पढ़ा। जैसे सपोज पॉलिटी है या सोसाइटी है या हिस्ट्री है, तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री जैसे पढ़ रखी है। अब पढ़ने के बाद में आपके उसके उस टॉपिक पे ऊपर, जैसे मान लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की, उसके ऊपर आपके पास नोट्स हैं। आपने 2-3 बार पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसमें से जो चीज़ें आपको लगी कि ये इंपॉर्टेंट है, उनको आपने अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लिया। नोट्स को आपने रिवाइज किया। अब आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज हो गई, आपने उसके नोट्स बना लिए, उस नोट्स को आपने रिवाइज कर लिया है। अब आप आंसर राइटिंग करना शुरू करोगे। स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि जैसे 7 मिनट और 11 मिनट का बेसिकली जो टाइम मिलता है आंसर के लिए, तो उसमें अगर आप देखोगे तो आप स्टार्टिंग में बहुत आपको टाइम लगेगा। हो सकता है कि आपको 15 मिनट लगे, हो सकता है आपको 20 मिनट लगे, हो सकता है आपको 25 मिनट भी लगे। धीरे धीरे आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप उसको टाइमली मैनर में खत्म करने लगो। तो जो आंसर राइटिंग का जो फंडा होता है कि पहले दिन से इंसान शुरू कर देता है, उसको आता कुछ नहीं है और वो आंसर राइटिंग करने लगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपके पास जब नॉलेज होगी तब आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। तो पहले अपना जो फोकस है वो आपको इस चीज़ पर करना है कि आप अपना जो कंटेंट है उसे बिल्ड करें। उसके बाद आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो जितनी जल्दी आप कंटेंट बिल्ड कर लेंगे, उतनी जल्दी आप आंसर राइटिंग शुरू कर पाएंगे। इसके बाद बात आती है कि शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मस्ट हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है समझिए। आप एक दिन में 2 पेपर लिखेंगे। आपने आज दिया, फिर कल पेपर होगा, फिर अगले दिन पेपर होगा। इस तरह से पेपर आपके होंगे। 4 जीएस के पेपर हैं, 2 यूपी के पेपर हो गए, 1 ऐसे हो गया, 1 हिंदी हो गया। तो जब लगातार पेपर चलते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा, और जब 6 घंटे आप दिन में लिख के आओगे, एक दिन में पेपर होगा, शाम को पेपर होगा, तो जब आप दिन में 6 घंटे लिख करके आओगे तो शाम को आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो अगर आपने कहीं मोटे-मोटे कंपाइलेशन ऐसे उठा रखे हैं, आपने 1000 पन्ने की आपने ऐसे करके
क्वेश्चन आंसर की बुकलेट उठा रखी है तो उससे आप पढ़ नहीं पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स हैं हर टॉपिक के, जैसे आपका कल सपोज GS3 GS4 है, तो या यूपी स्पेशल के जो पेपर 5 पेपर 6 है, मान लो वो अगले दिन है, तो आज जब आप शाम को आओगे पेपर दे करके और कल आपके जब जैसे 2 पेपर होंगे, तो आपको जो 3-4 घंटे का टाइम मिलेगा पढ़ने का, उसमें आपके पास जब अगर 50-100 पेज के नोट्स होंगे ना, तो उनको रिवाइज करना आसान है, वो भी तब जब आपने उसको 3-4 बार 5 बार पढ़ रखा है। अगर आपने उसको पहले से कभी पढ़ नहीं रखा है या आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं ही नहीं, तो आप उन 4-5 घंटे में क्या करोगे, कोई मोटा कंपाइलेशन लेके तो बैठोगे नहीं। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स तो कंपलसरी हैं। तो इसलिए पहले आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, तो आपको उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं जो आपको एग्जाम के पहले काम आएंगे। इसके बाद ध्यान रखना कि जो हिंदी है, हिंदी के नंबर जुड़ते हैं, 150 मार्क्स की है। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है, बट यूपीपीसीएस में हिंदी के नंबर जुड़ते हैं, तो इसलिए आपको हिंदी को अवॉइड नहीं करना है। हिंदी बात के समय के लिए मत रखना, ये मत सोचना कि जीएस बहुत ज़्यादा टफ है तो उसमें हम पूरा ध्यान लगा दें, और हिंदी को सोचो कि हिंदी तो हम कर लेंगे नहीं, कर लीजिए। हिंदी को आपको पहले फोकस करना है, उसमें ये टारगेट करो कि हर हालत में आपके 100 से 110 नंबर आएँ, कम से कम। पीछे नहीं होना है हिंदी में किसी भी कीमत पे। तो इसलिए हिंदी को रेगुलर पढ़ो, अपने हिसाब से एक प्लान बना लो कि हिंदी में जो भी टॉपिक्स हैं उसको मुझे कितना ध्यान देना है और कितनी जल्दी कर लेना है, देन उसको बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि हिंदी का जो पेपर है वो आपका मोमेंटम बिल्ड करता है, आपको एक एनर्जी देता है, बूस्ट करता है। हिंदी का पेपर अच्छा हो गया तो बाकी पेपर भी आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहोगे उसमें। हिंदी का पेपर डुबा दिया तो फिर आपको लगेगा यार हिंदी ही डूब गई, आप जीएस में क्या करेंगे, और कहीं पेपर के स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन और टफ दिख गए, तब तो फिर हो गया बेड़ा पार। तो इसलिए हिंदी को लेकर के बहुत क्लियर रहना, बहुत अच्छे से रहना। ठीक है, मेंस के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने बहुत कम लोगों को देखा है बताते हुए या शेयर करते हुए, लोग इस तरह से नहीं बताते हैं एंड बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है। मेंस का जो पूरा खेल है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना खुला हुआ है, आप कितना ओपन हो दिमाग से। इसका मतलब क्या है, प्री में आप बहुत सारी चीज़ें रटते हो, रटना मेंस में भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मेंस में याद नहीं करना पड़ता है, लेकिन प्री में रटने से काम चल जाता है। कई बार बहुत सारी चीज़ें रटने से काम चल जाता है, मेंस में रटने से सिर्फ काम नहीं चलता है, क्योंकि आप सिर्फ रट के 6 घंटे लिख नहीं सकते। आप खुद सोचो, आपने बहुत सारी चीज़ें याद कर रखी हैं, रट रखी हैं, आपने उसको समझा नहीं है। एक होता है समझ समझ के बार बार पढ़ना, वो जो चीज़ याद होती है उसको रट्टा नहीं बोलते। लेकिन जो रोट लर्निंग है कि आपने किसी चीज़ को समझा नहीं, किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक को आपने समझा नहीं, आपने सिर्फ याद कर लिया। जब 1 2 5 टॉपिक होंगे तो उनको आप याद करके रिप्रोड्यूस कर लोगे एग्जाम में। 4 क्वेश्चन लिखने हैं, आप लिख लोगे। लेकिन अगर कहीं पे आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं एक पेपर में और देन 2 पेपर हैं इस तरीके के, 40 क्वेश्चन में आप रट के जाके नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और वहां पर आप 2-4 क्वेश्चन तो जो याद आ जाएंगे लिख लोगे, बाकी आपको स्ट्रेस हो जाएगा। अगर आपका दिमाग खुला हुआ है, दिमाग खुले होने का मतलब ये है कि आपने इतना उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को समझ समझ के पढ़ रखा है कि किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आए आप पॉइंट्स जनरेट कर लेते हो, आप लिख लेते हो कि अच्छा ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, इसमें वुमेन के ऊपर बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात हो रही है, यहाँ पे जो सोसाइटी के दिव्यांगजन है उनके बारे में बात हो रही है, वेलफेयर स्कीम्स की बात हो रही है। तो आप उसके बारे में इतना पढ़ चुके हो कि आपके पास विचार हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं, आपको पता है कि इसमें ये चीज़ें आती हैं, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे, अपने शब्दों में लिख पाओगे, तो आपके ऊपर लोड नहीं रहेगा। एग्जाम के पहले आपको ये प्रश्न नहीं होगा यार इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, क्योंकि आपने ओवर द पीरियड इतना पढ़ा है, इतना समझ समझ के आपने चीज़ों को सीखा है कि आपको चीज़ें याद हो गई हैं, आप अपनी लैंग्वेज में उसमें लिख दोगे। तो ये जो स्किल है यही आता है आंसर राइटिंग से धीरे धीरे। लेकिन आंसर राइटिंग, अब देखो, एक तो आंसर राइटिंग ये है कि आप प्रॉपर 3-3 घंटे में प्रैक्टिस करोगे, उसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम आपके पास लिमिटेड है क्योंकि आपका 29 जून से पेपर भी है। तो इसलिए आपको मेंटल आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। मेंटल आंसर राइटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, अब आप उसके बारे में माइंड मैप बना रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार इसमें क्या लिखा जा सकता है, इसमें क्या चीज़ें हैं, इसका ये जो क्वेश्चन आपका है इसमें इसका क्या डेफिनेशन बेसिक क्या है, बॉडी में आप क्या लिखोगे, यानी कि इंट्रोडक्शन क्या है, क्या लिख सकते हो आप, बॉडी में आप क्या लिख सकते हो, और कंक्लूजन आप क्या दोगे। अगर GS3 का कोई है, जैसे इकोनॉमी वगैरह का है, या अगर पॉलिटी का कोई गवर्नेंस वगैरह का है, IR वगैरह का है, तो इसमें मतलब फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन जो देना पड़ता है, थोड़ा सा आपको बताना पड़ता है कि वे फॉरवर्ड ये है, इसमें ये किया जा सकता है या ये हो सकता है, ये एक अच्छी चीज़ होगी, इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो कोई चीज़ क्या है, उसका क्या असर पड़ने वाला है, उसके प्रॉस कॉन्स क्या हैं, उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में, ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये आपको दिमाग में सोचने आने चाहिए, और ये काम तुरंत होता है। अब देखो, ये एकदम से पहले दिन से दूसरे दिन से नहीं होता है। जब आपने बहुत ज़्यादा मतलब जब आपने पढ़ रखा होगा तो फिर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें जो हैं वो कोरिलेट होना शुरू हो जाएंगी, लिंकेज होना शुरू हो जाएगा। पहले दिन से अगर आप सोचोगे कि ये करें तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये होने लगेगा। तो एक तो होता है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 3-3 घंटे बैठ के कर रहे हो, एक ये होता है कि आप फ्री टाइम में जब आप 3-3 घंटे आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो और आपके पास जब जैसे समय कम है, तो आप मेंटल आंसर राइटिंग जरूर करो। मतलब जो भी क्वेश्चंस आप जैसे PYQ सॉल्व कर रहे हो, तो PYQ जब आप सॉल्व कर रहे हो, या जैसे कहीं पर आपने और भी आंसर राइटिंग जब की जो टेस्ट वेस्ट जैसे आपने ले रखा है, टेस्ट सीरीज मेंस का, तो उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह है, तो उसमें ये देखो कि यार इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, इसमें मैं यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिख सकता हूँ, कौन से वैलिड पॉइंट्स हैं। तो जब आप ये चीज़ सोचोगे तो आपका दिमाग खुलेगा, आपको अपने दिमाग की गाड़ी दौड़ानी है। तो उससे क्या है कि आप
नए क्वेश्चंस जो आएंगे उनसे भी डील करना सीखोगे। अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ हमने कोई टॉपिक पढ़ा है, बस हमने उसको ये रट लिया और हम लिख देंगे, ऐसे नहीं होगा। तो आपको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, आपको पॉइंट्स जनरेट करना आना चाहिए, सोचना आना चाहिए। जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा रिकॉल करने की कोशिश करोगे कि हाँ इसमें मैं ये लिख सकता हूँ, इसमें मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, उतना ज़्यादा आपको मेंस में हेल्प मिलेगी, आपका लोड जो है वो कम होगा। बहुत से बच्चे, बहुत से कैंडिडेट सोर्स की बात करते हैं कि हम कौन सा सोर्स पिक कर लें। देखो सोर्स कुछ भी हो सकता है, सोर्स की कोई ऐसा वो नहीं है। एनसीईआरटी भी हेल्प करती है बहुत से सब्जेक्ट्स में, जैसे ज्योग्राफी वगैरह है, इसमें तो एनसीईआरटी से ही हेल्प मिल जाती है मेंस में। सोसाइटी वगैरह है, उसमें आप किसी भी कोचिंग के नोट्स वगैरह फॉलो कर सकते हो, विजन आईएएस वगैरह के। करंट के लिए आप ऑब्वियसली मेंस के जो मतलब नोट्स आते हैं उन्हीं को आप फॉलो करोगे करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा जैसे आपका पॉलिटी वगैरह है, तो उसमें जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है वो आपको लक्ष्मीकांत से नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आप किसी कोचिंग के नोट्स को फॉलो कर लोगे, या फिर आप सिंपली गूगल सर्च कर लोगे इंटरनेट पे, तो उसमें आप इंग्लिश हिंदी मीडियम जो भी है आपका, आप उसमें डाल दोगे, टॉपिक डालोगे, नोट्स डाल दोगे, इन हिंदी या इन इंग्लिश आपको आ जाएगा। जो आपको आएगा उसी को पढ़ के समझ लो, उसी से नोट्स बना लो। सबसे ईजी स्टेप रहता है, कोई आपको बुक नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना। बुक में क्या होता है, सारी चीज़ें एक जगह लिखी रहती हैं, लेकिन वो एक आपको बस समझाने के लिए होता है, उसको एग्जैक्ट आपको याद तो करना नहीं है। इसीलिए मैं कोई एक सोर्स का नाम नहीं ले रहा हूँ। आपको जो सही लगे, जो आपको, जिसमें आपको ठीक ठाक टॉपिक की कवरेज हो, सारे पॉइंट्स को उन्होंने बताया हो, इलेबोरेट किया गया हो, किसी भी क्वेश्चन को पूरी उसकी डायमेंशंस खोली गई हो, उसको ढंग से समझाया गया हो होलिस्टिकली, उस सोर्स को आप पिक कर सकते हो। उसमें बहुत सारे आते हैं, विजन आईएएस है, दृष्टि आईएएस है, आजकल तो सबकी किताब आती है, पीडब्ल्यू वगैरह हैं, सबकी, सबके नोट्स किताबें सबकी आती हैं, मार्केट में आप जाओगे आपको दिख जाएंगी। अब ये आपके ऊपर है कि किसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है। तो जो पॉइंट्स हैं, जो आपको चीज़ समझनी है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये इररिलेवेंट है, मतलब इसका कोई बहुत वो नहीं है कि इसी चीज़ से करना है। अब तो घटना चक्र के भी मेंस के पूरे कंपाइलेशन वगैरह आते हैं, तो आपको उससे ईजी लगे आप उससे कर लो। आपको पॉइंट्स अपने आंसर में देने हैं, वो चाहे आप जैसे भी दो। अब ये आपके ऊपर है कि सोर्स आप कौन सा पिक करते हो। तो सोर्स का इतना ज़्यादा जो है वो लोड बेसिकली नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का। देखो जो वैल्यू एडिशन होता है ना, वो बेसिक जो आपकी कंटेंट है उसके बाद आता है। जैसे आप जीएस का आंसर लिख रहे हो, जैसे पॉलिटी का आप आंसर लिख रहे हो, इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हो, या फिर आप एथिक्स का आंसर लिख रहे हो, या फिर आप जो साइंस टेक का है उसका लिख रहे हो, गवर्नेंस का दे रहे हो पेपर 2 में, इंटरनल सिक्योरिटी का दे रहे हो, या फिर आप सोशल जस्टिस का दे रहे हो, कोई भी आप आंसर दे रहे हो, उसमें एक होता है बेसिक नॉलेज, एक होता है वैल्यू एडिशन। तो जो वैल्यू एडिशन में आप एग्जाम्पल देते हो, जैसे इकोनॉमी का है तो उसमें आप बजट इकोनॉमी सर्वे को कोट करते हो। अगर आप पेपर 2 की बात कर रहे हो तो आप उसमें पॉलिटी वाला जो सेक्शन है उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनकी बात करते हो। या जैसे अगर आप बात कर रहे हो इंटरनल सिक्योरिटी की, तो उसमें आप कुछ कुछ चीज़ें बताते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट है तो उसमें आप जो गाइडलाइंस हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसको आप दे देते हो कि भैया ये गाइडलाइंस हैं, इनके थ्रू हम ऐसे फ्लड वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, लैंडस्लाइड के लिए हम ये चीज़ें कर सकते हैं, पूर्वानुमान वगैरह इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। या जैसे गवर्नेंस की आप बात करते हो तो आप उसमें किस तरह से एआरसी का दे देते हो कि भैया सेकंड एआरसी में ये चीज़ें बोली गई हैं या ये चीज़ें हैं तो इनका हेल्प मिल जाएगा। तो ये सब जो वैल्यू एडिशन की चीज़ें हैं ना, ये पहले दिन ओवरनाइट नहीं आती हैं। काफ़ी बच्चे उस चीज़ को लेकर के परेशान हो जाते हैं एंड वो अंदर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना है। देखो जब तुम्हें बेसिक कंटेंट आता होगा ना, तो उसके ऊपर से तुम बड़े आराम से वैल्यू एडिशन कर पाओगे। लेकिन अगर तुम पहले दिन से ये सोचोगे कि यार मैं वैल्यू एडिशन कर दूं, तो तुम उसी में फंसे रहोगे। तुम डेटा कलेक्ट करते रहोगे, लेकिन कभी भी उस चीज़ को आप लगा नहीं पाओगे, कॉपी में नहीं उतार पाओगे। तो इसलिए पहले अपना जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की उसको बिल्ड कर लो। जो वैल्यू एडिशन है वो हो जाता है जब तुम्हें पता होगा कि मुझे गवर्नेंस के क्वेश्चन में आंसर करना क्या है, लिखना क्या है। पॉलिटी के में अगर बेसिक स्ट्रक्चर पूछा है तो बेसिक स्ट्रक्चर में लिखना क्या है ये पता होगा। तो अगर उससे रिलेटेड हाल में करंट अफेयर्स की कोई चीज़ हुई होगी तो उसको वैल्यू एडिशन में वो जो डेटा पॉइंट है, वो जो परसेंटेज है, वो जो फैक्ट है, वो अगर कोई कमिटी का नाम है जो हाल में बनी होगी तो उन सबको ऐड करना, वो आप उसके ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट आसानी से कर ले जाओगे। तो वैल्यू एडिशन का आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इसके बाद में ध्यान रखना कि जो PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूपी पीसीएस का 2018 से लेकर के 2023 तक का एकदम आपको आंख बंद करके फॉलो करना है। आंख बंद करके फॉलो करने का मतलब करना ही करना है। इसमें 4 आपके जीएस के पेपर और 2023 से यूपी स्पेशल का पेपर भी ऐड हुए हैं, 2 पेपर, पेपर 5, 6, तो उसके आपको करने हैं। इसके पहले 4 पेपर होते थे, बाकी ऑप्शनल होता था, तो ऑप्शनल का कोई पॉइंट नहीं है। बाकी जीएस के 4 पेपर आप 18, 19, 20, 21, 22 ये 5 सालों के करोगे। यूपी स्पेशल 23 वाला भी करोगे। हिंदी करोगे आप 15-20 सालों का। इसके अलावा आप एसए करोगे। एसए में जो भी इधर पिछले 5 सालों में जो भी टॉपिक्स वगैरह रिपीट हुए हैं वो, और उसके पहले भी एसए का पेपर तो होता ही था। तो ऐसे जो भी रिपीट होते थे वो आपको देख लेने हैं कि किन किन टॉपिक्स पर ऐसे पूछता था। उन सब तरीके का आप ऐसे तैयार कर जाओगे, एग्जाम में आपको उससे रिलेटेड मिल जाएगा। थोड़ा सा करंट के भी देख लिए जाते हैं कि करंट में कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं। तो करंट में जो चीज़ें चल रही होती हैं उससे भी ऐसे आपके ड्राइव होते हैं, उससे भी आ जाते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है कि PYQ आपको सॉल्व हर हालत में करना है। PYQ को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन पता लगेंगे कि अच्छा क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं पेपर 1 में, पेपर 2
में, पेपर 3 में, पेपर 4 में, या यूपी स्पेशल जो एक बार पेपर सिर्फ हुआ है 2023 में, तो इसमें दोनों ही पेपर्स में यूपी स्पेशल के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप अकॉर्डिंगली तैयार कर पाते हो चीज़ें। आपको पता लगेगा कि यार वर्ल्ड हिस्ट्री का उतना वेटेज नहीं है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप उस तरह से ध्यान दोगे। आपको पता लगेगा यार ज्योग्राफी से 10-12 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 8-8 क्वेश्चन, 9-9 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तो आप ज्योग्राफी को ज़्यादा वेटेज दोगे। इसी तरीके से आप मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान दोगे। तो आपको सब्जेक्ट्स का एक तो वेटेज पता लगेगा, उतना आपको ध्यान देना रहेगा। उसके साथ ही साथ आपको ये भी पता लगेगा कि कौन से जो टॉपिक्स हैं उसमें इतने ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें मुझे किस तरह से कौन से टॉपिक्स को हर हालत में याद करके अच्छे से पढ़ के नोट्स बना के जाना है, और किन टॉपिक पर मुझे कम ध्यान देना है, कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। साथ ही साथ यूपीएससी के भी कम से कम 10 साल के या कम से कम 7-8 साल के पेपर तो आपको करने ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हो जाते हैं। स्पेशली जो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड वाला आपका जो पेपर है, उसमें तो यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुए जा रहे हैं। तो आपने अगर यूपीएससी के क्वेश्चन को पढ़ रखा है, उनकी थीम को समझ रखा है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी यूपी पीसीएस के मेंस के पैटर्न को समझने में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि आप एक लेवल ऊपर की चीज़ तैयार करके जा रहे होगे, तो वहाँ पर आप पेपर को टैकल कर पाओगे। बिलीव मी, यूपी पीसीएस मेंस में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत बढ़िया आता है। तो आपने अगर यूपीएससी के पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं कर रखा है, या आपने अगर अपना उतना दिमाग नहीं खोल रखा है, और आपने टॉपिक्स को ढंग से नहीं समझ रखा है, तो आपको बहुत बड़ा शौक लगेगा। पेपर आपको मिलेगा, आपको लगेगा यार ये क्या पूछ दिया है, बिकॉज उसमें आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, तो जो क्वेश्चन है उसका आप आंसर कर पाओगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ रटा होगा, तो क्वेश्चन आपको लगेगा प्राइमा फेसी कि ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन आप उसका रियल आंसर, कायदे का आंसर, जिसमें आपने फैक्ट भी दिए होंगे, आपने उसमें ढंग से चीज़ों को बताया भी होगा, लॉजिकल आंसर दिया होगा, आपने बीट अराउंड द बुश नहीं किया होगा। ये नहीं कि आपने आपसे पूछा कुछ गया है और आप इधर उधर की 4 बातें करके केवल पन्ना भर रहे हैं। पन्ना भरना है, पेज भरने से हेल्प मिलती है, ऐसा नहीं है। नीट एंड क्लीन राइटिंग होती है तो उससे हेल्प मिलती है। आपने अगर स्पेस का अच्छे से यूज़ किया है तो उसकी अच्छा एक आपका इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया हो। आपको जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं आपको वो ही देने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा। स्टैटिक की जो नॉलेज है वो आपको बिल्ड करनी है। स्टैटिक की नॉलेज अगर आपकी बिल्ड हो जाती है तो उसके बाद जो करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे मेंस के लिए, तो उसको आप लिंक कर पाओगे स्टैटिक की नॉलेज से। लेकिन आपने सिर्फ अगर करंट अफेयर्स मेंस का जो है उस पर अगर आपने ध्यान दिया और आपकी स्टैटिक की नॉलेज वीक है, तो आप करंट अफेयर्स लिख भी दोगे, उसमें तो फायदा क्या है। लेकिन अगर आपको स्टैटिक की नॉलेज होगी तो उसको आप करंट से लिंक कर पाओगे। जैसे सपोज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने उसमें कोई आर्टिकल देखा, आपने उसमें कोई चीज़ पढ़ी, अब आपको पता है कि ये जो मैंने चीज़ पढ़ी है ये पेपर 2 में या पेपर 3 में गवर्नेंस में उस टॉपिक को केटर करती है। अब अगर आपको उसकी स्टैटिक नॉलेज है, आपने वो लिखा क्वेश्चन में, आपने उसके बाद में करंट से इसको सब्सटेंशिएट कर दिया, अपनी जो बात कही है आपने वो आपने उसको फैक्ट के साथ में सब्सटेंशिएट किया, तो इससे पता लगता है कि हाँ आप एक वेल रेड इंसान हो। आप हवाबाजी नहीं कर रहे, आप इधर उधर कुछ भी नहीं कह रहे हो, आप डेटा के साथ अपनी बात को कह रहे हो, तो आपकी बात में वजन दिखाई पड़ता है। अब वहीं पर आपने फैक्ट नहीं दिया या आपने स्टैटिक की बात ढंग से नहीं बोली, तो करंट अफेयर लिख भी दोगे तो उसका इंप्रेशन सही नहीं जाएगा। तो इसलिए स्टैटिक को तो आपको करना ही करना है, देन उसके ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट करंट आपको करना होगा। अब इसमें 29 जून से आपका मेंस है। ध्यान रखना, जो भी आपको आंसर राइटिंग करना है, जो भी आपको बेसिक हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है, टारगेट ये करना कि मई तक कर लो। जून में ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो आपने हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पर, मतलब कीवर्ड पर जो भी आपके सब हेडिंग्स हैं, या जैसे पेपर 1 है तो उसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। पेपर 2 में अगर बात करें तो जैसे पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, या जैसे इकोनॉमी है, साइंस टेक है, तो जितने भी ये सब चीज़ें हैं इनके ऊपर आपके जो कीवर्ड्स हैं उन पर आपके पास नोट्स होने चाहिए। एक पेज के नोट्स सबके ऊपर होने चाहिए, आगे पीछे एक A4 शीट होती है या रजिस्टर का जो पेज होता है। एंड जो नोट्स आपके पास हैं उनको आप बार बार रिवाइज करेंगे। आंसर राइटिंग आप मई तक कर लेंगे, पूरा मई आपको कायदे से लिखना है। अप्रैल में लिखिए, मई में लिखिए, खूब अच्छे से करिए। आपने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा क्योंकि 22 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था। नहीं भी पढ़ा है तो आपके पास अभी पढ़ने का टाइम है। आप 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए, इट्स अप टू यू, बट आपको पढ़ना है, बार बार आंसर राइटिंग करनी है। जो बाद का समय होगा उसमें आप जब 6-6 घंटे लिखने की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होगे 10 जून के पहले, 10 जून के पहले तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा और आपको पता होगा कि आप अब पेपर टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कर पा रहे हो। तो उस टाइम पर जो भी आपके पास नोट्स होंगे 50-100 पेज के, 150 पेज के मेंस के ओवरऑल, हिंदी, ऐसे, पेपर 1 से 4 और पेपर 5, पेपर 6, इन सबको मिला के उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना। और वो एग्जाम के जब जैसे 2 पेपर हुए, 2 पेपर के बाद जब अगले दिन पेपर होगा तो उसमें भी आप उन्हीं नोट्स को रिवाइज करोगे। तो जो जून होगा, मतलब 29 जून से जब आपका पेपर होगा तो उसके पहले लोड आपका कम से कम रहेगा। तो ये मैंने आपको 16-17 मिनट का जो भी वीडियो है इसमें मैंने आपको मेंस का पूरा बता दिया है। अब जो भी मैंने ये आपको चीज़ें बताई हैं ये यूपी पीसीएस मेंस जो बच्चे देने जा रहे हैं उनको तो हेल्प करेंगी। जो 25 में बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्प करेंगी, लेकिन 25 वालों के लिए और थोड़ा शुरू से बताएंगे क्योंकि उसमें टाइम है, उसमें
कैंडिडेट कर सकता है शुरू से। यहाँ पे ऑलरेडी टाइम काफ़ी निकल चुका है और काफ़ी टाइम निकल रहा है, मतलब जब मैं ये वीडियो आपके पास पहुँच रहा है तब भी आप हो सकता है आंसर राइटिंग कर रहे हो या आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस चल ही रही है मेंस वालों की, तो उनको तो ये हेल्प करेगा ही करेगा, 25 वालों के लिए भी करेगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप अभी कहाँ पर हो और आपको क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है या क्या चीज़ें आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं तो आप उसको रिवाइज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं हुआ है तो आप उसको अपनी प्रिपरेशन में ऐड करने की कोशिश करें। अपने हिसाब से देखिए कि ये चीज़ आपको कहाँ पे कैसे फिट हो रही है और आप अभी कहाँ पर लैग कर रहे थे, कहाँ पर आप गलती कर रहे थे। काफ़ी बच्चे ऐसे उनको ये लगता है कि कोई हम एक को बुकलेट ले लेंगे, कोई हम एक कंपाइलेशन ले लेंगे, उसमें एक सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चंस होंगे, हम उनको रट लेंगे, उनको जाके पेपर में लिख देंगे। बीसी क्वेश्चन तो आने हैं, हमने तो 500 क्वेश्चंस पढ़े हैं, वहाँ जाएँगे लिख देंगे, वहाँ जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता। वो 500 क्वेश्चंस जो आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में दिख रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो उसके लिए अच्छी चीज़ है जब उसको वो समझ में आए। आप उन 500 क्वेश्चंस को अगर समझ लेते हो कि हर क्वेश्चन में क्या लिखना है, अगर आपको ये समझ में आ गया, तो उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको समझा नहीं कि उन 500 क्वेश्चंस में क्या लिखा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पेपर के, जीएस 1, 2, 3, 4 कोई भी, तो फिर आप उनको सिर्फ रट कर एग्जाम में जाओगे तो आपको शॉक लगेगा। अब आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको अपना दिमाग कैसे खोलना है, कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की, और वो आपको पता लगने लगेगा। आप जो भी टॉपिक्स उठाओगे आपको उसके पॉइंट पता रख रहे होंगे कि यार इसमें मैं ये लिख सकती हूँ, इसमें मेरा ये पॉइंट हो सकता है, इसका ये आफ्टर इफेक्ट है, ये इसका कंक्लूजन है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे जब आप अपना दिमाग दौड़ाओगे तो आपको समझ में आने लगेंगी। थैंक यू सो मच यार।